हाय स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बच्चों मैथमेटिक्स का टॉपिक जिसका नाम था मैट्रिक्स। और कल हमने इस टॉपिक के क्वेश्चन किए थे। किसी बच्चे ने इसके सवाल पूछे थे जिसका 24वां क्वेश्चन इसका बचा हुआ था। पहले हम 24वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद में एक बच्चे ने और क्वेश्चन पूछे हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यदि समय बचेगा तो आगे वाले टॉपिक की शुरुआत करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए, विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर 24 हम सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ इस तरीके से आपको गिवन है cos स्क्वायर अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा, और यहां पर है नीचे cos अल्फा sin अल्फा, फिर है sin स्क्वायर अल्फा। ये एक मैट्रिक्स है और इसके साथ में दूसरी मैट्रिक्स इसमें दे रखी है cos स्क्वायर बीटा, cos बीटा sin बीटा, ठीक है। फिर यहां पर दे रखा है cos बीटा, फिर से sin बीटा, और यहां पर है sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू में 0। ये 0 मैट्रिक्स है। तो आपको यहां पर ये सिद्ध करना है कि जो अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा, इसका मान किसके बराबर होना चाहिए? 2m प्लस 1 पाई बाई 2 के बराबर होना चाहिए। 2m प्लस 1 पाई बाई 2 के बराबर होना चाहिए। प्लस m या माइनस m, माइनस m ले लेते हैं, प्लस और माइनस यहाँ पे सेम बात होगी। तो देखिए बच्चों, इसमें किस तरीके से हम प्रूव करेंगे। ये दो मैट्रिक्स है, इन दोनों का गुणनफल 0 है। तो आपको पता है कि जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आएगा? एक मैट्रिक्स से आएगा। तो ये यहाँ पर शून्य नहीं है, शून्य मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों। तो पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है? पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना पड़ता है। तो ये पंक्ति है और ये स्तंभ है। तो यहाँ पे क्या होगा? cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos अल्फा sin अल्फा इनटू cos बीटा sin बीटा, ठीक है। फिर प्रथम पंक्ति और दूसरा स्तंभ लेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा? cos स्क्वायर अल्फा इससे होगा गुणा, तो cos बीटा sin बीटा प्लस, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा इनटू sin स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब जो दूसरी पंक्ति है उसको हम इन दोनों स्तंभों से गुणा करेंगे। तो क्या होगा? cos अल्फा sin अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा cos बीटा, यहाँ पे अल्फा है, cos बीटा sin बीटा, ठीक है। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा? cos अल्फा sin अल्फा cos बीटा sin बीटा प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर अल्फा इनटू sin स्क्वायर बीटा, और बराबर में चल रहा है शून्य मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से कॉमन आ रहा है cos अल्फा cos बीटा, यहां पर भी है, और cos अल्फा cos बीटा यहां पर भी है। तो cos अल्फा cos बीटा कॉमन आएगा, तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं जो भी कॉमन आ रहा है। cos अल्फा cos बीटा को यदि हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां पर बचेगा बच्चों cos अल्फा cos बीटा प्लस, यहां पर जब आपने cos अल्फा cos बीटा को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? sin अल्फा sin बीटा, ओके। सेम इसी तरीके से इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से कॉमन आ रहा है, देखो cos अल्फा दोनों जगह पर है और क्या है? sin बीटा दोनों जगह पर है। तो यहां पर cos अल्फा आएगा एक तो, और एक क्या आएगा? sin बीटा आएगा बाहर। तो जब cos अल्फा और sin बीटा बाहर आ जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा? cos अल्फा cos बीटा प्लस यहां पर क्या बचेगा? sin अल्फा sin बीटा, क्योंकि cos अल्फा बाहर चला गया, और यहां पर आ जाएगा sin अल्फा sin बीटा, ठीक है।
अब इसी तरीके से इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है, देखो cos अल्फा यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, sin अल्फा दोनों जगह है और cos बीटा दोनों जगह पर है, तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है sin अल्फा cos बीटा। तो ब्रैकेट में फिर क्या बचेगा, sin अल्फा cos बीटा बाहर चला गया तो अंदर बचेगा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, ये तो बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है देखो sin अल्फा sin बीटा, तो मैंने बाहर ले लिया sin अल्फा sin बीटा को, यहाँ पर आएगा क्या cos अल्फा, देखो sin अल्फा sin बीटा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, ये बचेगा। और बराबर में क्या चल रहा है, शून्य मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हमने किया क्या इसमें कि ये जो मैट्रिक्स है इसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जब इसको आगे सॉल्व किया तो पता चला कि जो ब्रैकेट्स हैं, जितने भी ब्रैकेट हैं कोष्टक हैं, इनमें आने वाली संख्या सेम है, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है cos a cos b प्लस sin a sin b, तो ये क्या होगा cos a माइनस b। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये cos a माइनस b के बराबर होगा। तो देखो आगे क्या होगा इसमें, ये है cos अल्फा cos बीटा, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं cos अल्फा माइनस बीटा, ये लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा बच्चों cos अल्फा sin बीटा, और इसका मतलब क्या होगा cos अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है sin अल्फा cos बीटा, ये तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पर है क्या sin अल्फा sin बीटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा, और बराबर में बच्चों क्या चल रहा है, जीरो मैट्रिक्स। अब मैं इसको मिटा सकता हूँ यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक मैट्रिक्स है और ये भी क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। तो ये कितने कोटि का मैट्रिक्स है, दो कोटि का मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें दो पंक्तियां और दो स्तंभ है। तो फिर जब ये दो कोटि का है तो ये भी क्या होगा, दो कोटि का होगा, क्योंकि बीच में किसका चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है। किसका चिन्ह है बच्चों, बराबर का चिन्ह। और दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं, जब उनके संगत अवयव बराबर हो और साथ में उनकी कोटियां बराबर हो। तो संगत अवयव को बराबर कर दो, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, सेम इसी तरीके से ये इसके बराबर होगा और ये दोनों इन दोनों के बराबर होंगे। तो मैं प्रथम अवयव को उधर वाले प्रथम अवयव के बराबर यदि करता हूं तो यहां पर क्या होगा, देखो क्या होगा, cos अल्फा cos बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या आएगा, जीरो आएगा। सेम इसी तरीके से जब आप इसको जीरो के बराबर करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। इन सब में एक बात सेम सी है कि सब में cos अल्फा माइनस बीटा जरूर आ रहा है। तो यहाँ पर तीन संख्याओं का गुणनफल जीरो है, यहाँ पर भी तीन संख्याओं का गुणनफल जीरो होगा, सभी जगह तीन संख्याओं का गुणनफल जीरो होगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि या तो ये जीरो या फिर ये जीरो या फिर ये जीरो। तो और तो बाकी जब आप सॉल्व करोगे तो सब में इन दोनों का मान तो अलग अलग आएगा, लेकिन ये तो सेम आएगा और सेम वाला आंसर होगा फिर। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं सबके लिए कि cos अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। और बताओ बच्चों cos जीरो कब होता है, व्यापक में पढ़ा होगा कि जब cos थीटा बराबर जीरो हो तो थीटा बराबर हम क्या बोलते थे, 2n प्लस माइनस 1 पाई बाई 2। और यहाँ पर n किस में से लेते थे, i में से, इंटीजर नंबर में से, z में से, पूर्णांक संख्या यहाँ पर ये होती थी, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों ये थीटा की जगह लिखना पड़ेगा, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू हो गया, और वहां पर m है तो आप m भी लिख सकते हो, m भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो 2m माइनस 1 पाई बाई 2, जहां पर m कहां से लेना है, i या z से, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था, ठीक है बच्चों। बस इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि cos थीटा जीरो कब होता है, और जब cos थीटा जीरो होता है तो ये अपने आप ही आंसर आता है। कप्तान सिंह ने एक क्वेश्चन पूछा,
तो उसका भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। वो बोल रहा था कि सर 3.2 के 11वें का जो b है, 3.2 के 11वें का b, उसका आंसर नहीं आ रहा। b का आंसर नहीं आ रहा, क्या बात करता है? ये तो मैंने बताया था। ये देखो आपको खुद को सॉल्व करना है, ये मैंने आपको बता दिया है पहले से। आप वीडियो को दोबारा से देखिए। 11वां क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। एक वो पूछ रहा है सर विविध प्रश्नमाला का 21वां क्वेश्चन बताओ। तो विविध प्रश्नमाला का 21वां क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 विविध प्रश्नमाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें एक मैट्रिक्स दे रखी है A 3 -2 4 -2, इस तरीके से एक ये मैट्रिक्स है और इसके साथ में इक्वेशन दे रखी है a² = ka - 2i2 हो। तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या? k का मान ज्ञात कीजिए। इधर देख लीजिए भैया, यहां पर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और इसके साथ में एक इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन का प्रयोग करते हुए आपको यहाँ पर k का मान निकालना है। इसका मान निकालना है k का, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। k का मान निकालने के लिए आपके पास में a² होना चाहिए, a होना चाहिए और i2 होना चाहिए। i2 का मतलब क्या है? यहाँ पर इकाई आयु, और वो भी कितनी कोटि का? 2 कोटि का। यहाँ पर i2 का मतलब ये है बच्चों 1001, आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी। तो पहले हम क्या निकालेंगे? a² निकालेंगे। a² निकालने के बाद में जो भी मान है वापस समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर बच्चों a² निकाल रहा हूँ। a² का मतलब क्या होगा? a को ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो a क्या है? 3 - 2 4 -2, फिर से आएगा 3 - 2 और 4 -2, ये तो है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। कर सकते हो, पंक्ति को स्तंभ से करना है तो प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ। 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 9 प्लस का 8 माइनस का, तो कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस का और ये 2 दूनी 4 प्लस का, 6 माइनस का प्लस का 4, तो कितना आएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ लेंगे यहाँ पे, तो कितना हो गया? 4 3 12, 12 - 8, कितना बच जाएगा बच्चों? 4 बच जाएगा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो माइनस का 8 और प्लस का 4, तो कितना आ गया? माइनस का 4, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पर जो a² है उसकी वैल्यू हमने निकाली। अब ये मान आप लिखोगे समीकरण नंबर 1। तो a² की जगह a² लिख सकते हैं। क्या आएगा? 1 - 2 4 -4 बराबर ka मतलब a को k से गुणा करके यहाँ पे लिखना है। तो ये रहा a के प्रत्येक अवयव को किससे गुणा कर देंगे? k से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3k - 2k 4k और -2k, तो ये आ गया इसका मान। फिर -2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? i2 से। तो ये रहा i2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, मतलब प्रत्येक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये होगा। अब ये भी मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है, तो इसमें से इसको घटा के लिखना है तो आप घटा सकते हो। क्या होगा? 1 - 2 4 - 4, ठीक है, बराबर। देखिए 3k - 2, तो कितना आएगा? 3k - 2 ही आएगा। यहाँ पे माइनस का 2k माइनस का 0, तो माइनस का 2k बच जाएगा। यहाँ पे 4k - 0 तो 4k बचेगा, माइनस का 2k - 2, भाई माइनस का 2k और माइनस का 2, तो यहाँ पर हो गया माइनस का 2k - 2। अब देखो यहाँ पर दिमाग लगाइए कि ये मैट्रिक्स इसके बराबर है। तो दो मैट्रिक्स बराबर कब होती हैं? जब उनकी कोटियां समान होती है। तो कोटियां तो बिल्कुल सेम और संगत अवयव बराबर होते हैं। तो बताओ रहा एक इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। आप कहीं पर भी बराबर कर लेना किसी को भी। यहाँ पर जब आप 1 के बराबर करोगे, इसके बराबर 1 के बराबर, तो k का मान आएगा 2/3। कितना आएगा? 2/3 आएगा। और इसको 2/3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आ रहा है। इसमें भैया कुछ गड़बड़ है, के अलग अलग मान आ रहे हैं। जब आप इसको इसके बराबर करोगे, नहीं सेम ही आ रहा है, बिल्कुल सही है। 3k - 2 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। 3k - 2 बराबर 1। तो यहाँ पर 3 के बराबर कितना हो गया बच्चों? 3 हो जाएगा। तो k = कितना आ जाएगा? 1। किसी भी एलिमेंट को बराबर कर लेना, आंसर क्या आएगा? सेम है, ठीक है।
तो इस तरीके से यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करना था। कर सकते थे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखो हम नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है बच्चों सारणिक। क्या नाम है इसका? सारणिक नाम है, डिटर्मिनेट इसको हम बोलते हैं। तो बच्चों सारणिक और आव्यूह में अंतर क्या है, या हम सारणिक किसे बोलते हैं, इसको जरा आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। बच्चों सारणिक एक आव्यूह ही होता है। आव्यूह जो हमने अभी पढ़ा है, मैट्रिक्स जो पढ़ी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सारणिक बोलते हैं। बस उसमें एक थोड़ी सी कंडीशन लगा देते हैं, और कंडीशन ये है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को सारणिक कहते हैं। सारणिक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना कि जितने भी वर्ग मैट्रिक्स हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं? सारणिक बोल सकते हैं। वर्ग मैट्रिक्स का मतलब आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ध्यान रख लेना, जो सारणिक है उसमें हमेशा पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होगी, जबकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में कुछ भी हो सकता है, कितनी पंक्तियां हो सकती है और कितने ही स्तंभ हो सकते हैं। तो याद रख लेना बच्चों कि जो वर्ग मैट्रिक्स है उसको हम क्या बोलते हैं? सारणिक बोलते हैं, मतलब डिटर्मिनेट बोलते हैं। जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेट बोलते हैं। अब जैसे ए कोई मैट्रिक्स था जिसमें एलिमेंट थे ए आई जे टाइप के, और इसकी कोटि है बच्चों n इंटू एन होगी, क्योंकि वर्ग मैट्रिक्स है, वर्ग में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। अब ये तो है मैट्रिक्स, ये क्या है? मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर जो आव्यूह ए है इसकी सारणिक क्या होगी? तो आप भैया इसको ऐसे बोलोगे, आव्यूह ए की सारणिक, आव्यूह ए की सारणिक से, इससे आव्यूह ए जो है इसकी सारणी को हम इससे व्यक्त करते हैं। आव्यूह ए की सारणी को से व्यक्त करते हैं, ठीक है। यानी कि मैंने आपको जब आव्यूह पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि आव्यूह को हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इसमें एलिमेंट लिख सकते हो, ऐसे भी आप लिख सकते हो और ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो हम ये वाला चिन्ह काम में लेते हैं आव्यूह के लिए। लेकिन जब सारणिक की बात चलेगी तो सारणिक में क्या होता है? ऐसा चिन्ह काम में नहीं लेते हैं, ये तीनों ही चिन्ह काम में नहीं लेते। सारणिक में केवल ऐसे दो ये लाइनें होती हैं, खड़ी लाइनें होती हैं, ठीक है, और इसके अंदर एलिमेंट आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसको पढ़ोगे क्या? ये क्या है? आव्यूह ए का सारणिक, आव्यूह ए का सारणिक। ये आव्यूह था और आव्यूह ए का सारणिक हो गया। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, आव्यूह ए का सारणिक। ओके, कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए ए कोई आव्यूह है और इसमें इस तरीके से अवयव है 1 2 2 1। अब ये आव्यूह है, तो क्या हम इस आव्यूह को सारणिक बोल सकते हैं? बिल्कुल हम इस आव्यूह को सारणिक बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी कोटि क्या है? 2 इंटू 2, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। लेकिन अब ये यहाँ पे सारणिक नहीं है। ए का जो सारणिक होगा, आव्यूह ए का सारणिक क्या होगा? ये होगा 1 2 2 1। मतलब ये जो इस तरीके से ब्रैकेट है ये इस तरीके से हो जाएगा, इसमें दो खड़ी लाइनें होती हैं, ठीक है बच्चों। तो प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सारणिक बोलते हैं। प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सारणिक बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सारणिक में पंक्तियों की संख्या सदैव स्तंभ की संख्या के बराबर होती है। ये बात क्लियर होगी। अब आगे यदि हम इसमें पढ़ते हैं, आगे दोनों में अंतर और देखें कि मैट्रिक्स में और सारणिक में क्या अंतर है, तो आप यहां पर देख सकते हो अच्छी तरीके से। क्वेश्चन ये है हमारा कि आव्यूह व सारणिक में क्या अंतर है? आव्यूह मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है, हम ये पढ़ेंगे। पहला डिफरेंस तो मैंने बता दिया कि प्रत्येक सारणिक एक वर्ग मैट्रिक्स या वर्ग मैट्रिक्स होती है, ये आपको बात समझ में।
कि प्रत्येक सारणी, जितनी भी सारणी है वो क्या होती है, एक वर्ग मैट्रिक्स होती है। दूसरी इसमें आप ये अंतर बता सकते हो, दूसरा अंतर आप ये बोल सकते हो कि आव्यूह क्या है, आव्यूह में हम संख्याओं को एक व्यवस्थित रूप में लिखते हैं, लिखते हैं नहीं लिखते। इसमें मैंने ये तो बताया था कि मैट्रिक्स संख्याओं का एक सुव्यवस्थित रूप है, सुव्यवस्थित विन्यास है। ये आयताकार विन्यास ही तो होता है, संख्याओं या फलनों का आयताकार विन्यास होता है। हम आव्यूह का मान नहीं निकाल सकते। आव्यूह संख्याओं का एक आयताकार विन्यास होता है, ये ध्यान रखना। ये तो बताइए पहले से कि आव्यूह क्या है, एक आयताकार विन्यास है, हम इसका मान नहीं निकाल सकते। लेकिन सारणिक का एक संख्यात्मक मान होता है। ये ध्यान रखना कि जो सारणिक हम पढ़ रहे हैं इसका हम क्या निकालेंगे, एक संख्यात्मक मान निकालेंगे बच्चों, ये ध्यान रख लेना। जबकि आव्यूह एक आयताकार विन्यास था, हम वहां तो उसका मान नहीं निकाल रहे थे कि इसको सॉल्व करने पर 5 आएगा कि 10 आएगा, इस तरीके से नहीं था। जबकि सारणिक में हम प्रत्येक सारणिक का मान निकालेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? एक बात आप और समझ लीजिए, इसमें अंतर तो देखो बहुत सारे आगे हम और पढ़ेंगे कि जैसे कोई आव्यूह था A और उसका आप परिवर्त निकाल रहे थे ट्रांसपोज, तो आव्यूह A और उसी का जो ट्रांसपोज है उन दोनों का मान अलग अलग होता था। आव्यूह A और उसी के ट्रांसपोज का मान अलग अलग होता था, और जब सेम हो जाता था तो हम क्या बोलते थे कि ये सममित आव्यूह है। लेकिन यहाँ पर सामान्यतया अलग अलग आंसर आते थे। जैसे कोई आव्यूह है B और इसका ट्रांसपोज निकाल लिया तो ये अलग आंसर होगा, ये अलग आंसर होगा। लेकिन सारणिक में ये होता है कि मान लीजिए कोई सारणिक है A, ठीक है, आव्यूह है A और इसका सारणिक आपने लिया और इसी आव्यूह के ट्रांसपोज का सारणिक आपने लिया, ठीक है, तो यहां पर जो आंसर आएगा और यहां पर जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम होगा। ये बात आपको आगे चल के समझ में आ जाएगी। ये 2 लाइनें आपके समझ में आ गई कि प्रत्येक सारणिक एक वर्ग मैट्रिक्स होता है, आव्यूह संख्याओं का एक आयताकार विन्यास है, लेकिन सारणिक का एक संख्यात्मक मान होता है। ठीक है बच्चों, अब मान कैसे निकालते हैं ये जरा आप ध्यान से समझना कि सारणिक का मान हम कैसे निकालते हैं। और संख्यात्मक मान होता है सारणिक का, तो देखो अलग अलग कोटियां हैं। एक कोटि की सारणिक का मान, एक कोटि की सारणिक का मान, अलग अलग सारणिकों का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बता रहा हूँ एक कोटि की जो सारणिक है उसका मान हम कैसे निकालते हैं। तो ये है एक कोटि की सारणिक, इस तरीके से ये कोई सारणिक है, इसको मैंने इनाम दे दिया, ठीक है, और इसमें एलिमेंट है A, या इस तरीके से बोल सकते हो एक कोटि का कोई वर्ग आव्यूह है, ये इसमें एक या एक इंटू एक इसकी कोटि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। तो यहाँ पर जो आव्यूह A है इसके सारणिक का मान क्या होगा, 1 होगा। बस ये एक ही है, तो आप यहाँ पर इसको हटा सकते हो और इसका मान क्या बोल सकते हो, जो आव्यूह A है इसके सारणिक का मान क्या होगा, स्मॉल a होगा। ठीक है, 2 कोटि की सारणिक का मान, 2 कोटि की सारणिक का मान हम कैसे निकालेंगे, वो बात आप जरा ध्यान से समझें कि 2 कोटि की सारणिक का मान हम कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए कोई आव्यूह है A जिसमें एलिमेंट है A1 A2 A3 A4 इस तरीके से, तो आपको आव्यूह A के सारणिक का मान निकालना है। ये आव्यूह था और ऐसे 2 खड़ी लाइनें लगा दी, तो इसका मतलब होगा आव्यूह A का सारणिक। तो आव्यूह A के सारणिक का मान आप कैसे निकालोगे? देखो, जो मुख्य विकर्ण है इसके एलिमेंटों को गुणा करना है।
ये तो होता है मुख्य विकर्ण, तो इसके एलिमेंटों को गुणा करना है, मतलब जो अवयव है इनको गुणा करना है। तो गुणा करोगे तो क्या आएगा, a1 a4 माइनस, फिर क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। बाकी दो जो अवयव बच गए इनको गुणा करके लिखना है a2 a3। बात समझ में आई। अवयव a था जिसमें अवयव थे a1 a2 a3 a4। आपको अवयव a के सारणिक का मान चाहिए, अवयव a के सारणी का मान चाहिए, तो यहाँ पर मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करेंगे a1 a4 माइनस a2 a3। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई उदाहरण लेता हूँ, ये कोई सारणी है, सारणी यहाँ पर है इस तरीके से 1 2 3 4, और अब इस सारणी का मान आपको चाहिए, तो मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करें, 4 × 1 फिर माइनस आएगा 2 × 3। पहले मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करके लिखना है, तो ये हो गया 4 × 4 3 × 4 माइनस का 2। यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह लेंगे नहीं हम, तो यहाँ पे समझ लो कि ये मोड है, ये मोड नहीं है, ये सारणिक है, और सारणिक का मान प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, काल्पनिक वास्तविक जो भी है। तो यहाँ पर आ गया इसका मान कितना बच्चों, माइनस का 2 आ गया। और भी उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे ये है इस तरीके से a b b a इस तरीके से, ठीक है। और इस सारणी का मान आपको चाहिए, तो मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करो, a × a फिर क्या आता है, माइनस आता है, b × b, तो यहाँ पर हो जाएगा a² माइनस b²। तो इस तरीके से दो कोटि की जो सारणिक है या दो क्रम का जो अवयव है उसके सारणिक का मान निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? इसमें समझने वाली कोई खास बात नहीं है। इसमें करना क्या है बच्चों, मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करना और उसमें से बाकी जो दो अवयव बचते हैं उनको गुणा करके गठन करना, बस यही बात है। ठीक है, अब दो कोटि की सारणिक यदि हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये कोई सारणिक है cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा, ये इस तरीके से ये सारणिक का अवयव क्या है, सारणी है, और इसका मान आपको ज्ञात करना है तो आप आसानी से कर सकते हो कि मुख्य विकर्ण के जो अवयव है इनको गुणा करो, cos × cos का हो जाएगा cos² हो जाएगा, फिर माइनस साइन को साइन से करोगे तो माइनस का sin² हो गया, और ये हो जाएगा cos² + sin², कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। तो इस तरीके से हम दो कोटि के सारणिक का मान निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में बच्चों हम इतना ही सॉल्व करेंगे और बाकी की बात कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।